नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई तक वेबसाइट ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस साल भर्ती प्रक्रिया में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें पीओ मेंस का पैटर्न बदलना, डिस्क्रिप्टिव पेपर से पत्र लेखन हटाना, इंटरव्यू से पहले अनिवार्य पर्सनैलिटी टेस्ट और आवेदन के लिए लाइव फोटो व डिजी लॉकर की सुविधा शामिल है। सामान्य व बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन में अब डिजिटल अवेयरनेस और आरबीआई सर्कुलर्स को भी जोड़ा गया है। प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त में होगी, जबकि पीओ और एसओ की मेंस परीक्षाएं क्रमशः अक्टूबर और नवंबर में आयोजित की जाएंगी। 20 से 30 वर्ष की आयु के स्नातक उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं और आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया गया है। जालोर में 80 वर्षीय दृष्टिहीन बुजुर्ग कोकू देवी पिछले 5 सालों से पेंशन बहाली के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। अहोर तहसील के जैतपुरा गांव के निवासी कोकू देवी की पेंशन बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान फिंगरप्रिंट स्पष्ट न होने के कारण बंद कर दी गई थी। पति और 2 बेटों की मृत्यु के बाद परिवार में आजीविका का गंभीर संकट है। कोकू देवी अपनी बेटी और पोती के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने चैम्बर से बाहर आकर उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को कोकू देवी की लंबित पेंशन तत्काल बहाल करने और उन्हें आवास सहित अन्य सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बुजुर्गों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की सख्त हिदायत दी है। अजमेर की पोक्सो विशेष न्यायालय ने 5 वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेल ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन जीने की अंतिम सांस तक कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है। घटना 8 जुलाई 2024 की है, जब बालिका लापता हो गई थी और बाद में गंभीर घायल अवस्था में मिली थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि आरोपी पीड़िता का परिचित था और उसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। पंजाब के होशियारपुर की शिवालिक इंकलाब मोहल्ला में ललिता वर्मा नामक महिला दोपहर में घर पर अकेली थी। 2 लुटेरे गेट पर चढ़े और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उससे अलमारी की चाबी मांगी। उन्होंने उसके हाथ में 2 सोने की अंगूठियां और कानों की बालियां उतरवा ली और भाग गए। उन्होंने महिला के हाथ बांध दिए और उसे घर के अंदर घसीटा और मारपीट की। उन्होंने उससे कहा कि बताओ कि उसके पैसे और सोना कहाँ है और उसकी चाबियां कहाँ हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया तो वे उसे मार देंगे। जब महिला ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके चेहरे पर कपड़ा लपेट दिया और उसके हाथों से सोने की अंगूठियां और बालियां छीन ली। जब महिला चिल्लाई तो पड़ोसियों ने गेट खटखटाया और लुटेरे वहां से भाग गए। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड स्थित होटल सरोवर पार्टिको में नकली नोट छाप रहे आईटी इंजीनियर विनायक झा के मामले में नए खुलासे हुए हैं। नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में 42 लाख रुपए सालाना पैकेज पर काम करने वाले विनायक ने 26 जून को होटल में कमरा बुक किया था। 2 दिनों तक कमरा बंद रहने और आरोपी के चाबी लेकर गायब रहने पर होटल प्रबंधन को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कमरा खुलवाकर वहां से लैपटॉप, प्रिंटर, विशेष कागज और नकली नोट बरामद किए। विनायक ने पूछताछ में दावा किया कि वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए नकली नोट छाप रहा था, क्योंकि उसके अमेरिकी दोस्त अक्सर डॉलर उड़ाते हुए वीडियो साझा करते थे। पुलिस ने उससे दिल्ली ले जाकर सप्लायर की पहचान की और पूछताछ के बाद अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है। केंद्र सरकार ने E20 कार्यक्रम यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को चल रहा प्रयोग बताने वाली मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और ये खबरें वास्तविक दलीलों को गलत तरीके से पेश करती हैं। यह मामला BPCL सहित तेल विपणन कंपनियों की एथेनॉल आवंटन से जुड़े विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के आवंटन से जुड़े समान मामले अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं। इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं।
ताकि समान कानूनी सवालों पर एक साथ सुनवाई हो सके और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका पूरा ध्यान एथेनॉल कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने पर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के लिए अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 6 से 27 जुलाई तक आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाकर अपने विवरण और OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान 10 अगस्त से 9 सितंबर तक किया जा सकेगा। शुल्क जमा होने के बाद अभ्यर्थी 12 सितंबर तक अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि RTI पोर्टल या अन्य किसी माध्यम से किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। 12 जिले में NH 27 पर बालाचार के पास सनसनीखेज वारदात हुई, जहां 2 कारों में सवार बदमाशों ने एक निजी बस को हाईवे पर रुकवाकर पिता पुत्री का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने बस में चढ़कर दोनों को जबरन नीचे उतारा और अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जिले भर में नाकाबंदी कर दी और आरोपियों का पीछा शुरू किया। पुलिस का भारी दबाव बनता देख आरोपी कैलवाड़ा के पास एक ढाबे के निकट दोनों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा कर मुख्य आरोपी लखन उर्फ लाम कल्याण को डिटेन कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला करोड़ों रुपए की जमीन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देशों के बावजूद विभागीय जांच का सामना कर रहे 3 थाना प्रभारियों को अभी तक नॉन फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है। मुख्यालय ने अलवर की सीमा कुमारी, जयपुर मेट्रो के अंतिम शर्मा और कोटा ग्रामीण के मनोज सिंह को हटाने के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को 2 बार पत्र भेजे हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति तब है जब मुख्यालय के आदेश पर 56 में से 53 दागी अधिकारियों को पहले ही फील्ड ड्यूटी से हटाकर नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जा चुकी है। इन 3 थाना प्रभारियों के अभी भी पद पर बने रहने के कारण हटे हुए अधिकारियों में भारी नाराजगी है और वे इसे लेकर शिकायतें कर रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर इन अधिकारियों के खिलाफ 16 CCA के चार्जशीट के तहत विभागीय जांच चल रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो 20 जुलाई से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 8 से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 से 24 जुलाई तक चलेंगी, जिसमें अंतिम दिन विशेष विषयों की परीक्षा होगी। वहीं 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें अंतिम दिन तृतीय भाषा का पेपर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा और उन्हें पुनः इसी कक्षा में पढ़ना होगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय एवं सुविधाएं दी जाएंगी। जयपुर के करधन इलाके में 2022 के विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड के आरोपी जेल से ही वसूली का रैकेट चलाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने गश्त के दौरान साकेत विहार निवासी रणजीत सिंह उर्फ रणसा और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनके मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि वे जेल में बंद शिवराज गैंग के बदमाशों के संपर्क में थे और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर करधनी पुलिस ने अब गैंग के सरगना शिवराज सिंह जुसरिया को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस नई गैंग के जरिए किन व्यापारियों को निशाना बनाने की तैयारी थी। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है।